बताते हैं आपको टाइप्स ऑफ रिलेशंस। टाइप्स ऑफ रिलेशंस। देखिए कुछ डिफरेंट टाइप्स के रिलेशंस होते हैं। फर्स्ट है एम्प्टी रिलेशन और वाइड रिलेशन। वाइड रिलेशन, एम्प्टी और वाइड रिलेशन। एम्प्टी का मतलब खाली, वाइड मतलब नथिंग, नील नाम है उसके। तो एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन होता क्या है, इसकी मैं डेफिनेशन बताता हूँ, फिर एग्जांपल के थ्रू इसको बताऊंगा। अब ये रिलेशन में क्या होगा, जैसे रिलेशन दो साइड रहते हैं अपने पास में ए और बी, तो ए क्रॉस बी का सबसेट होता है रिलेशन। लेकिन जैसे कभी कोई रिलेशन एक ही साइड के ऊपर डिफाइन करके दिया है, सेट ए के ऊपर डिफाइन करके दिया है, तो वो जो रिलेशन होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट अपन दो अलग अलग सेट के लेते हैं वो एक ही सेट का लेना पड़ेगा, मतलब ए क्रॉस ए। फर्स्ट एलिमेंट भी ए सेट के रहेगा ऑर्डर पेयर में, और सेकंड एलिमेंट भी ए सेट के रहेगा, जैसे मैंने कल बताया था आपको ए क्रॉस ए और बी क्रॉस बी निकालते ऐसे। तो एम्प्टी रिलेशन और वाइड रिलेशन होता क्या है, और रिलेशन लिखते चलिए आप, और रिलेशन आर इन सेट ए, और रिलेशन आर इन सेट ए is called an empty or wide relation if elements of set A, if elements of set A are not related to any element of set A, any element of set A, that is R is equal to phi, और phi is a subset of A क्रॉस A। phi किसी भी सेट का सबसेट होता है। अब देखना, और रिलेशन आर, एक रिलेशन आर इन सेट ए, ए सेट के ऊपर एक रिलेशन डिफाइंड है आर। जब एक ही सेट दिया हुआ है तो आर जो होगा वो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। जब दो सेट रहते थे ए और बी तो ए क्रॉस बी का सबसेट रहता था, अब एक ही सेट के ऊपर दिया हुआ है ए के ऊपर, तो रिलेशन आर इन सेट ए सेट में डिफाइंड है। इसका मतलब ये होगा कि आर इज द सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, और ए क्रॉस ए कैसा निकालते हैं आपको मालूम, इज कॉल्ड एन एम्प्टी और वाइड रिलेशन। इस आर को सेट ए में एक एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन बोलेंगे, लेकिन कब, ये कंडीशन लिखी हुई है, इफ एलिमेंट्स ऑफ सेट ए सेट के जो भी एलिमेंट रहेंगे आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए, वो सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं रहेंगे। जैसे ए सेट है, ए सेट के अंदर कोई दो एलिमेंट है 1 और 2, तो ए के जो एलिमेंट है 1 और 2 वो ए के जितने भी एलिमेंट होंगे उनसे किसी से भी रिलेटेड नहीं रहेंगे। तो ए के एलिमेंट 1 और 2 अपने को मालूम ही है, तो 1 का 1 से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, 1 का 2 से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, 2 का 1 से कोई रिलेशन नहीं रहेगा, 2 का 2 से कोई रिलेशन नहीं रहेगा। मतलब ए के किसी भी एलिमेंट का ए के किसी भी एलिमेंट से कोई रिलेशन नहीं होगा, तो ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन कहते हैं। थोड़ा समझने की कोशिश करो, फिर मैं इसको एग्जाम्पल से बनाता हूँ। एक रिलेशन आर सेट ए में एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन कब कहते हैं, इफ द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर नॉट रिलेटेड टू एनी एलिमेंट ऑफ सेट ए। सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होना चाहिए, नहीं रहेगा, कोई भी अपने को एलिमेंट मिलेगा ही नहीं। आर सेट के अंदर अपने को कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं मिलेगा, तो वो रिलेशन कैसा हो जाएगा, एम्प्टी। उसको अपन फाइल लिख सकते हैं या फिर उसको ऐसा खाली ब्रैकेट ऐसा छोड़ सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल एक सेट ले लेता हूं मैं ए इज अ सेट ऑफ 1, 2, ये दो एलिमेंट लिया, कोई भी एलिमेंट ले सकते हैं, मैंने सिंपल एलिमेंट लिया, नॉन एम्प्टी सेट है। इस ए सेट के अंदर ये रिलेशन आपका डिफाइंड है, तो रिलेशन आर ए के अंदर डिफाइंड है, मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो मैं ए क्रॉस ए निकालता हूँ। ए क्रॉस ए कैसे निकलेगा, 1, 2 ए लिख लिए पहले, फिर एक बार क्रॉस लगा के और इसी ए को लिख लो 1, 2। अब देखिए, अब अपने को एक सेट लिखना है
जिसमें ऑर्डर्ड पेयर रहेंगे, और उस ऑर्डर्ड पेयर में क्या होगा, फर्स्ट एलिमेंट फर्स्ट सेट से रहेगा और सेकंड एलिमेंट सेकंड सेट से रहेगा। तो यहाँ तो दोनों साइड एक जैसे ही है, विच इज इक्वल टू, ये 1 को 1 के साथ ले लो, 1,1 एक ऑर्डर पेयर ही आ गया, 1 को 2 के साथ ले लो, 1,2। अब ये वाले 2 को एक बार 1 के साथ ले लो और ये वाले 2 को 2 के साथ ले लो, तो 2,1 और 2,2। बस देखो, इसमें 2 एलिमेंट थे और इसमें 2 एलिमेंट थे, तो 2 2 4 एलिमेंट आ गए आपके ए क्रॉस ए के अंदर, आ गए ए क्रॉस ए। अब अपना जो आर है वो इस ए क्रॉस ए का सबसेट होगा। अब ये एम्प्टी रिलेशन कब होगा, बोल रहा है कि जब ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड ना हो, मतलब आर इज इक्वल टू 5 आना चाहिए। तो अब आपको एक ऐसा रिलेशन यहाँ पे लेना है जिसमें कोई भी एलिमेंट या कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आना चाहिए इसमें से, तो फिर वो इसका सबसेट हो जाएगा। तो देखो मैं लेता हूँ एक रिलेशन आर, एक रिलेशन ले रहा हूँ आर इज अ रिलेशन ऑफ, आर इज अ सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट। अब यहाँ पे आपको इसको ऐसा डिफाइन करना है कि जब आप इस आर के अंदर ऑर्डर्ड पेयर बनाएंगे तो इन ऑर्डर्ड पेयर में से कोई भी नहीं आना चाहिए। तो मैं एक इन दोनों एलिमेंट के लिए 1 प्लस करते तो 1 + 1 2 आता, इसको प्लस करेंगे तो 3 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 3 आएगा, इसको प्लस करेंगे तो 4 आएगा। तो मैं एक ऐसा ले लेता हूँ यहाँ पर, a + b इज ग्रेटर देन 4, ग्रेटर देन 5। मैंने ऐसा रिलेशन सोच के ले लिया है कि a और b को प्लस करेंगे तो 5 से बड़ा नंबर आना चाहिए। तो देखो 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, तो 5 से बड़ा नंबर आ रहा है क्या, यहाँ पे नहीं आ रहा, तो ये भी नहीं आएगा। इन दोनों में a, पहला वाला a है, दूसरा वाला b है, 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, 3 5 से बड़ा होता है कि नहीं होता, ये भी नहीं आएगा। 2 + 1 करेंगे तो 3 भी 5 से बड़ा नहीं होता, ये भी नहीं आएगा। 2 + 2 करेंगे तो 4 होगा, ये भी 5 से बड़ा नहीं होगा, ये भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, इक्वल टू 5 है। आप 5 भी लिख सकते हैं, आप चाहे तो खाली सेट भी लिख सकते हैं, दोनों में से कोई एक लिखना, मैंने 5 लिख दिया। और आपको ये मालूम है कि 5 इज अ सबसेट ऑफ एवरी सेट, तो ये जो 5 है वो ए क्रॉस ए का भी सबसेट होगा। तो इसको लिख देता हूं मैं, सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। देखो, और जैसे ही आर आपका 5 के इक्वल आ गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि ये जो आर था ये एक एम्प्टी रिलेशन है या वाइड रिलेशन। देखो इसके अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आया अपने, ऐसा सेट मिला, तो इसमें ए का जो एलिमेंट थे 1 और 2 वो ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं है। कोई भी 2 एलिमेंट ऐसे हो ही नहीं रहा। 1 + 1 करेंगे तो 2 आएगा, अपने को 5 से बड़ा चाहिए। 1 + 2 करेंगे तो 3 आएगा, अपने को 5 से बड़ा चाहिए। 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, अपने को 5 से बड़ा चाहिए। 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, अपने को 5 से बड़ा चाहिए। तो इसमें से कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आ रहा, मतलब ये जो रिलेशन है ये खाली सेट आ रहा है। खाली सेट आ रहा मतलब एम्प्टी रिलेशन। अगर एम्प्टी रिलेशन को अपन वाइड रिलेशन भी बोल सकते हैं। तो इसमें क्या हुआ, ए का कोई भी एलिमेंट ए के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होता। ऐसा कोई भी आप एग्जांपल ले सकते हो, मैंने एक लिया, ऐसा कुछ भी ले सकते हैं। और एक आध एग्जांपल आपको लेना है तो और ऐसा ले सकते हैं। आर इज द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। ए प्लस बी इज इक्वल टू 5। देखो मैंने सोच के ले लिया, ए प्लस बी करेंगे तो 4 ही आ रहा, जा रहा 5 नहीं आ रहा। अब देखो यहाँ पे क्या क्या आ जाएंगे, कौन कौन से आएंगे, इज इक्वल टू, ये मैंने सेट लिया। अब इसमें ऑर्डर्ड पेयर लेना है, तो 1 + 1 2 हो जाएगा, अपने को 5 चाहिए तो ये भी नहीं आएगा। 1 + 2 3 हो जाएगा, अपने को 5 चाहिए तो ये भी नहीं आएगा। 2 + 1 करेंगे तो 3 आएगा, 5 नहीं आएगा, अपने को 5 चाहिए, ये भी नहीं आएगा। 2 + 2 करेंगे तो 4 आएगा, ये भी 5 के इक्वल नहीं आएगा, तो ये भी नहीं, तो क्या आएगा यहाँ पे, ऐसा सेट आ गया। इसको एम्प्टी सेट कहते हैं। इसको और करके अपन ऐसा भी लिख सकते हैं, 5 5 को आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, एक ही बात है। देखो इस रिलेशन के अंदर एक भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आया, मतलब ये एम्प्टी रिलेशन हो गया। और ये 5 जो होता है क्या होता है, इस सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए। आया आपको एम्प्टी रिलेशन समझ में। इस रिलेशन के अंदर एक भी एलिमेंट नहीं आ रहा, क्योंकि ए का कोई भी एलिमेंट ए से रिलेटेड है ही नहीं। ए में ऐसा कोई ऐसे एलिमेंट है ही नहीं कि जिनका दोनों का सम करो तो 5 आए। दोनों का सम करते तो 5 आना चाहिए था इक्वल टू। अगर यहाँ पे कभी एक ऐसा भी ऑर्डर पेयर रहता, 2 + 3 भी कभी रहता, तो 2 + 3 करते तो 5 वाला यहाँ पे आ जाता, तो फिर ये एम्प्टी रिलेशन नहीं होता। तो समझ में आया आपको एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन। तो आर जो है, relation R in set A is called an empty relation or void relation if elements of set A are not related to any element of set A. सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट ए के किसी भी एलिमेंट से अगर रिलेटेड ना हो तो ऐसे रिलेशन को एम्प्टी रिलेशन कहते हैं। ये इसका एग्जांपल है। एम्प्टी रिलेशन में कोई भी नहीं आएगा, ये लिख दिया था यहाँ पे R = 5। तो देख लो आप बना के 5 आ गए।
ऐसा कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो आप जिसमें आर में कोई भी ऑर्डर्ड पेयर नहीं आना चाहिए। ठीक, चलिए नेक्स्ट दूसरा वाला रिलेशन है यूनिवर्सल रिलेशन। एक एक आपको धीरे धीरे समझ में आते जाएंगे, बीएमटी आया फिर यूनिवर्सल, फिर ऐसा सीक्वेंस है। दूसरा है यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल रिलेशन देखिए कोई भी चीज नाम से क्लियर हो जाती है। अब इसके पहले एम्प्टी रिलेशन या वाइट था, मतलब उसमें कुछ भी नहीं आ रहा था। अब यूनिवर्सल मतलब पूरा। तो अब जो अपना रिलेशन आ आएगा उसमें ए क्रॉस ए के पूरे एलिमेंट आ जाएंगे। ऐसा अपने को एक रफ आइडिया पता चले, नाम से बहुत सारी चीजें पता चल जाती है अपने को। तो यूनिवर्सल रिलेशन कैसा होगा, इसकी डेफिनेशन लिखिए। और रिलेशन आर इन सेट ए is called a universal relation if all the elements of set A are related to every element of set A, that is R is equal to A क्रॉस A। ध्यान से लिखना, बहुत आसान है। वैसी डेफिनेशन लिखा जैसी पहली बार लिखा था, मैं मिला के लिखता हूँ ताकि आपको याद भी करने में दिक्कत ना। देखो यूनिवर्सल मतलब पूरा का पूरा आएगा आपका, जो आपका ए क्रॉस ए आएगा उसके पूरे एलिमेंट आएंगे। देखो और रिलेशन आर, फिर से एक रिलेशन आर इन सेट ए के अंदर डिफाइंड हो रहा है आर, मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, इज कॉल्ड अ यूनिवर्सल रिलेशन। आर को सेट ए में यूनिवर्सल रिलेशन कहते हैं, लेकिन कब, ये कंडीशन इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए, अगर ए के सारे एलिमेंट, ऑल एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। जैसे ए के अंदर दो एलिमेंट है 1 और 2, तो इसके दोनों एलिमेंट 1 और 2 ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। मतलब 1 जो है ए के 1 से भी रिलेटेड होना चाहिए, 1 जो है ए के 2 से भी रिलेटेड होना चाहिए, ए का 2 वाला जो एलिमेंट है वो ए के 1 से भी रिलेट होना चाहिए, ए का 2 वाला जो एलिमेंट है वो ए के 2 से भी रिलेटेड होना चाहिए। मतलब ए के ऑल द एलिमेंट्स आर रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, मतलब ए सेट का हर एक एलिमेंट ए सेट के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। ऐसे रिलेशन को यूनिवर्सल रिलेशन बोलेंगे। दैट इज करके मैथमेटिकल लिखा हुआ है कि जो आर आएगा वो ए क्रॉस ए के इक्वल आएगा। अब एग्जांपल से देखिए इसको। फॉर एग्जांपल वही एक सेट ले लेता हूं मैं ए 1,2, वही दो एलिमेंट लिया, और भी कुछ ले सकते हैं, मगर अपन एग्जांपल एकदम आसान लेते हैं। अब रिलेशन आर ए के ऊपर डिफाइंड है, तो ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो पहले ए क्रॉस ए बना लेते हैं। ए क्रॉस ए कैसे बनाते हैं अपन, 1,2, पहले एक बार ए लिख दिए क्रॉस, फिर एक बार और ए लिख दो 1,2। देखो इसमें ए क्रॉस ए में कितने ऑर्डर्ड पेयर आएंगे, 2 2 सब 4 आएंगे। कैसे लेते हैं आपको मालूम, 1 को 1 के साथ भी ले लो, 2 के साथ भी ले लो। 1,1 आ गया पहले, फिर 1,2 आ गया। अब ये वाले 2 को एक बार 1 के साथ ले लो, एक बार 2 के साथ ले लो, तो 2,1 और ये 2,2। देखो ए क्रॉस ए के अंदर 4 ऑर्डर्ड पेयर आ गए। अब अपने को आर रिलेशन ऐसा लेना है कि ए का हर एक एलिमेंट ए के सारे एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए। तो एक रिलेशन लिख लो आप आर, एक रिलेशन लिखता हूँ आर द सेट ऑफ ऑल ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट। अब देखो ऐसा लिखना है आपको, यहाँ पे डेफिनेशन ऐसी लिखना है कि उसमें ये सारे एलिमेंट आ जाए। अब सारे एलिमेंट लाने के लिए देखो ये 1 + 1 2 होता है, ये 3 होता है, ये 3 हो जाएगा और ये 4 हो जाएगा, मतलब कम से कम 2 आ रहा। तो मैं ऐसा ले लेता हूं कि a + b इज ग्रेटर देन 1 ले लेता हूं, a + b इज ग्रेटर देन 1, ऐसा डिफाइन कर दिया। मैंने देख लिया यहाँ पे कि 2 से बड़ा ही नंबर आएगा, 2 आएगा, 1 से बड़ा ही आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, ऐसा। तो मैंने क्या करा, a + b इज ग्रेटर देन। आप देखो पहला वाला एलिमेंट ए है और दूसरा वाला बी है, 1 + 1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, 2 आपका 1 से बड़ा है, मतलब ये वाला ऑर्डर पेयर आ जाएगा। फिर 1 + 2 3 आ जाएगा, 3 भी 1 से बड़ा है तो ये वाला ऑर्डर पेयर भी आ जाएगा। फिर 2 + 1 3 हो जाएगा, ये भी 1 से बड़ा है, ये वाला भी आ जाएगा। 2 + 2 4, ये भी 1 से बड़ा, ये भी, तो चारों ऑर्डर पेयर आ जाएंगे इसके अंदर। तो इसको क्या लिख देते हैं, इज द सेट ऑफ ऑर्डर पेयर 1,1 आ गया, फिर 1,2 भी आ गया, फिर 2,1 भी आ गया, और फिर 2,2 भी आ गया।
अब देखो 1,1 1,1 1,2 2,1 2, चारों के चारों एलिमेंट आ गए इसके। इसको किसके इक्वल लिख सकते हैं अपन, ये पूरा एग्जैक्टली आपके ए क्रॉस ए के इक्वल आ गया, एस इक्वल टू ए क्रॉस ए। देखो आर आपका किसके इक्वल आ गया, ए क्रॉस ए के इक्वल आ गया। तो दिस रिलेशन इज कॉल्ड यूनिवर्सल रिलेशन। आई बात समझ में? यूनिवर्सल रिलेशन मतलब इफ ऑल द एलिमेंट्स ऑफ सेट ए आर रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए। देखो ए का हर एक एलिमेंट ए के ऑल, ए के ऑल एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड। देखो ये वन इस वन से रिलेटेड है, इस वन से रिलेटेड है। देखो 1+1 करेंगे तो 2 आ जाएगा, वन से बड़ा है। फिर ये वाला जो 1 है वो 2 से भी रिलेटेड है, 1,2 है ना। 1+2 करेंगे तो 3 आ जाएगा, वो आपका 1 से बड़ा है। फिर ये वाला जो 2 है ए का, ये वाला 2 वो 1 से रिलेटेड है। देखो 2,1 2+1 करेंगे तो 3 आ जाएगा जो 1 से बड़ा है। फिर ये वाला जो 2 है वो ये वाले 2 से भी रिलेटेड है, 2+2 करेंगे तो 4 आ जाएगा। दिख रहा है आपको यहाँ पे कि all the elements of set A are related to every element of set A. That is why this relation R is called a universal relation. पूरा का पूरा आ गया A क्रॉस A, यहाँ पे इक्वल टू A क्रॉस A लिखते हैं। और भी कोई एग्जांपल लिख सकते हो आप दूसरा, और एक सेट ले लेता हूँ, रिलेशन R कुछ भी ले लो आप डिफाइन करके, मगर ऐसा लेना है कि ऑर्डर्ड पेयर A कॉमा B सच दैट, ऐसा लेना है आपको A और B कि इसके अंदर ये चारों एलिमेंट आ जाए, चारों ऑर्डर्ड पेयर आ जाए। क्या ले सकते हैं हम, A+B लेस देन 5, A+B 5 से छोटे होना चाहिए। देखो पहला वाला 1+1 करेंगे तो 2 5 से छोटा है, 1+2 करेंगे तो 3 5 से छोटा है, 2+1 करेंगे तो 3 5 से छोटा है, 2+2 करेंगे तो 4 5 से छोटा है। तो चारों ऑर्डर पेयर आ जाएंगे, लिख दो चारों ऑर्डर पेयर। पहला 1,1, दूसरा 1,2, तीसरा 2,1 और ये 2, देखो चारों ऑर्डर पेयर आ गए। और ये किसके इक्वल आ रहा है, ये आपका A क्रॉस A के इक्वल आ रहा है, ये A क्रॉस A के इक्वल आ रहा है, इज इक्वल टू A क्रॉस A। तो अगर R आपका A क्रॉस A के इक्वल आ जाए तो R इज यूनिवर्सल रिलेशन। समझ में आया यूनिवर्सल रिलेशन? एम्प्टी रिलेशन में R में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा था, A का कोई भी एलिमेंट A के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं था। यूनिवर्सल रिलेशन में A का हर एक, ऑल द एलिमेंट्स ऑफ A के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा। दोनों समझ में आ गए आपको, भूलेंगे भी नहीं आप इसको, तो नाम के अकॉर्डिंग उसको याद रखना। दो हो गए, अब दो और बताते, एक और फिर एक। अब थर्ड आएगा आपका आइडेंटिटी रिलेशन। थर्ड के आइडेंटिटी रिलेशन, ये इतना इंपॉर्टेंट है ये रिलेशन, ये ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन में आते हैं, एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आते हैं इसके ऊपर। मैं फालतू कोई भी चीज नहीं बताता, कभी ना कभी एग्जाम में आएंगे, यहाँ आएंगे नहीं तो जेई में आएंगे, कहीं भी आएंगे ही आएंगे। थर्ड है आपका आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन, और रिलेशन R in set A is called an identity relation if every element of set A is related to itself only, that is R is the relation of set ordered pair A comma A such that A belongs to A। वही जो डेफिनेशन यहाँ लिखी थी उसको मैंने सिंबॉलिकली ऐसा लिख लीजिए आप आराम से, बहुत आसान है, मैं बताता हूँ। आइडेंटिटी रिलेशन, आइडेंटिटी नाम से क्लियर, आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है, वन। आइडेंटिटी, यूनिट, इनका मतलब एक ही होता है। आइडेंटिटी का मतलब वन होता है, आइडेंटिटी मतलब पहचान होता है, लेकिन आइडेंटिटी और यूनिट वन को रिप्रेजेंट करते हैं। यूनिट रिलेशन भी बोल सकते हैं इसको, आइडेंटिटी रिलेशन का मतलब आप वन से समझिए। तो आप देखिए अ रिलेशन आर, फिर से रिलेशन आर इन सेट ए, रिलेशन आर सेट ए में डिफाइंड हो रहा है, जैसा अभी इसके पहले के दो और थे वैसे ये भी, मतलब ए क्रॉस ए, आर जो है वो ए क्रॉस ए का सबसेट है, इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी रिलेशन। इस आर को सेट ए में आइडेंटिटी रिलेशन बोलेंगे इफ, ये कंडीशन, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए, सेट का हर एक एलिमेंट इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, सेट ए का हर एक एलिमेंट अपने खुद से रिलेटेड होना चाहिए। अपने खुद मतलब मैं और मैं, वन, और वन का खुद क्या होगा, वन।
वन वन से रिलेटेड होगा, टू टू से रिलेटेड होगा, थ्री थ्री से रिलेटेड होगा, फोर फोर से रिलेटेड होगा। दैट इज आर इज द रिलेशन ऑफ सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए, मतलब पहला एलिमेंट भी ए ही रहेगा और दूसरा एलिमेंट भी ए रहेगा, सच दैट ए बिलोंग्स टू ए, और ए कहां से बिलोंग करेगा, और सेट ए से बिलोंग करेगा। अब एक एग्जांपल से देखिए, फॉर एग्जांपल एक सेट लेता हूं जिसके ऊपर रिलेशन डिफाइंड है 1,2, वही लिया मैंने। अब ए के ऊपर डिफाइंड है, मतलब ए क्रॉस ए का सबसेट होगा, तो अभी कम एलिमेंट है, अपन ए क्रॉस ए बना लेते हैं। ए क्रॉस ए के अंदर 4 ऑर्डर पेयर आएंगे, कैसा लिखते हैं अपन, 1,2 लिख दिए पहले, फिर एक बार और ए को लिख लो 1,2 इज इक्वल टू 1 को 1 के साथ ले लो 1,1, 1 को 2 के साथ ले लो 1,2, फिर 2 को 1 के साथ ले लो 2,1 और 2 को 2 के साथ ले लो। अब तक आपको ये आ भी गया होगा ऐसे लिखते हैं, 4 एलिमेंट आ गए। अब अपने को आर ऐसा लेना है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ ओनली, ए का हर एक एलिमेंट अपने खुद से रिलेट होना चाहिए। कि जैसे एक एलिमेंट अपन 1 लेंगे तो 1 का खुद क्या होगा, 1 ही होगा, 2 का खुद क्या होगा, सेल्फ क्या होगा, 2 ही होगा, मतलब एक ऑर्डर पेयर 1,1 आना चाहिए और एक 2,2 आना चाहिए। तो अब एक रिलेशन देता हूं मैं, द सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी सच दैट, कैसा, ए इज इक्वल टू बी, ए और बी इक्वल होना चाहिए। अब देख इसमें कौन कौन से एलिमेंट आ जाएंगे आर के अंदर, ऑर्डर्ड पेयर बनाना है, ए इज इक्वल टू बी, तो यहाँ देखो ये 1,1 दिख रहा है, ए भी 1 है और बी भी 1, तो ये पहला वाला ऑर्डर्ड पेयर आ जाएगा 1,1। अब यहाँ देखो 1,2 लिखा, तो 1 2 के इक्वल होता है क्या, नहीं होता, तो ये वाला नहीं आया। यहाँ देखो 2,1 2 1 के इक्वल होता है क्या, ये ए है और ये बी है, दोनों इक्वल नहीं है, ये भी नहीं आ गया। यहाँ देखो 2,2 2 2 के इक्वल होता है, तो एक ही आ जाएगा 2,2, बस दो ही आया इसके अंदर। अब देखो एक 1,1 आया और एक 2,2 आया, ये दोनों ऑर्डर्ड पेयर ए क्रॉस ए के अंदर दिख रहा है आपको, मतलब इसमें से अपन ने 2 ऑर्डर्ड पेयर लेके ये नया सेट बना दिया। तो ये वाला जो सेट है इसका सबसेट हुआ कि नहीं हुआ, तो इज अ सबसेट ऑफ ए क्रॉस ए, ये भी ए क्रॉस ए का सबसेट। अब इसके अंदर देखो जो डेफिनेशन थी कि ए का हर एक एलिमेंट अपने खुद से रिलेट होना चाहिए, तो ए का एक एलिमेंट क्या था, 1 था, तो 1 किससे रिलेटेड आया, 1 से रिलेटेड आया 1,1। एक एलिमेंट इसका 2 था, तो 2 किससे रिलेट हुआ, 2 से 2, अरे जो डेफिनेशन थी वही, इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए इज रिलेटेड टू इटसेल्फ, 1 1 से रिलेटेड है और 2 2 से रिलेटेड, बाकी कोई तीसरा एलिमेंट आ ही नहीं रहा उसके अंदर, आ रहा क्या। तो ये है आइडेंटिटी रिलेशन। अब मान लीजिए इसमें कभी 3 भी रहता है एक एलिमेंट, तो एक ऑर्डर्ड पेयर क्या आता, 3,3 आता, 4 रहता तो 4,4 आता, मतलब दोनों एलिमेंट एक जैसे हैं। आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया, डेफिनेशन बहुत ही आसान होगी क्या, a relation R in set A is called an identity relation if every element of set A is related to itself only, A सेट का हर एक एलिमेंट अपने खुद से रिलेटेड होना चाहिए, तो 1,1 1 1 से रिलेटेड है, 2,2 2 2 से रिलेटेड, बस दैट्स इट। ये आइडेंटिटी रिलेशन समझ में आया। और कोई एग्जांपल लेना, और कोई एग्जांपल क्या लेंगे इसका, इसमें तो आपको 2 एलिमेंट एक जैसे ही लेना पड़ेगा, तो एक एग्जांपल आएगा, मतलब ये दोनों एलिमेंट एक जैसे ही लेना है, दूसरा आएगा ही नहीं इसमें, नहीं आएगा। अगर मान लो यहाँ पे कभी 3 भी रहता तो फिर इसमें एक एलिमेंट 3,3 आता, तो एक ही एग्जांपल से इसका काम होता है। अब एक आखिरी रिलेशन और सबसे इंपॉर्टेंट रिलेशन जिसके ऊपर आपने काम कर चुके, एक्सरसाइज होगी, चैप्टर भी पढ़ लिया, 4th वाला रिलेशन आखिरी, ये सबसे काम कर, 4th वाला रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन, इसकी डेफिनेशन लिखो। इक्विवेलेंस का मतलब भी इक्विवेलेंट से थोड़ा सा मीनिंग, हर चीज का एकदम वैसा एग्जैक्टली मीनिंग नहीं निकलता, क्योंकि हर चीज अगर एक से एक जैसी हो जाती तो चीजें बहुत आसान हो जाती, लेकिन फिर भी नाम से इक्विवेलेंस, मतलब इक्विवेलेंस जब बहुत सारी चीजें इक्वल रहती तो ही वो इक्विवेलेंट होता है, तो वही चीजें आएगी इसके अंदर। तो लिखिए, रिलेशन R is called an equivalence relation if it is reflexive, symmetric,
एंड ट्रांजिटिव। इसको एक सीक्वेंस में याद रख सकते हैं आप, RST लिखें। देखिए, और रिलेशन R इज कॉल्ड एन इक्विवेलेंस रिलेशन। एक रिलेशन R रहेगा उसको इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। ये कंडीशन सेटिस्फाई होना चाहिए। इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, वो रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होना चाहिए, वो रिलेशन सिमेट्रिक भी होना चाहिए, और वो रिलेशन ट्रांजिटिव भी होना चाहिए। इसी सीक्वेंस में उसको अपने को वेरीफाई करना पड़ता है या प्रूव करना पड़ता है। रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, देन इट इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन। उसको इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। कन्वीनियंस के लिए कि सीक्वेंस इधर उधर ना हो जाए, उसके लिए मैंने एक वर्ड बता दिया आपको, एक शॉर्ट फॉर्म जैसा, RST याद रखिए आप। रिफ्लेक्सिव होना चाहिए, सिमेट्रिक होना चाहिए और ट्रांजिटिव होना चाहिए। वो रिलेशन जो रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, उसको इक्विवेलेंस कहते हैं। ये चौथे टाइप का रिलेशन है। इस रिलेशन के ऊपर आपकी एक्सरसाइज दी हुई है। ऐसा धीरे से चीजें आती है। तो अब सवाल ये आता है कि इक्विवेलेंस रिलेशन तो ठीक है भाई, जो रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा और ट्रांजिटिव होगा, उसको हम इक्विवेलेंस रिलेशन बोलेंगे। लेकिन अब ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव अपन पता कैसे लगाएंगे? तो अब उसके लिए मैं 3 चीजें आपको बताता हूँ, 3 अलग अलग कंडीशन। बस वो सीख गए अपन तो अपना काम एकदम से एक्सरसाइज के ऊपर आता है। ठीक है, अब ये तीनों रिलेशन बताता हूँ मैं आपको, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव। अब पहला रिलेशन, रिफ्लेक्सिव रिलेशन। तो रिफ्लेक्सिव पता लगाना पड़ेगा ना कि रिफ्लेक्सिव क्या होता है भाई, जब तो अपन इक्विवेलेंस में उसको इंप्लीमेंट करेंगे। रिफ्लेक्सिव रिलेशन, बहुत आसान कंडीशन बताऊंगा, ध्यान से देखो। इफ ए बिलोंग्स टू ए, ए बिलोंग्स टू ए पढ़ लो या ए रिलेटेड टू ए पढ़ लो, इसको कुछ भी पढ़ सकते हैं। ए बिलोंग्स टू ए या ए रिलेटेड टू ए, कोई भी एलिमेंट है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, अगर वो ए से बिलोंग कर रहा है, देन, ये देन पढ़ेंगे, इसको एम्प्लाइज का साइन लगा है। कभी कभी डबल इम्प्लीकेशन का साइन भी लग जाता है, ऐसा डबल इफ एंड ओनली पढ़ते हैं उसको, अपन यही लगा रहे हैं। देन पढ़ेंगे उसको, देन ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर। देखो, अगर ए एलिमेंट ए से बिलोंग कर रहा है तो एक ऐसा ऑर्डर्ड पेयर मिलना चाहिए आपको, ए कॉमा ए, और ये किससे बिलोंग करेगा? आर से बिलोंग करेगा। अगर ए स्मॉल ए का कोई एलिमेंट है तो आर में एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा ए आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 1 जो है वो सेट ए से बिलोंग कर रहा है, ठीक है, तो 1 कॉमा 1 जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए। अगर 1 कॉमा 1 ने आर से बिलोंग कर लिया तो वो रिलेशन जो हो जाएगा वो रिफ्लेक्सिव हो जाएगा। फिर जैसे ए के अंदर 2 भी एक एलिमेंट था, जैसे सेट ए के अंदर 1 2 एलिमेंट लिए थे अपन, अब 2 भी एक एलिमेंट है, तो 2 अगर आपका ए से बिलोंग कर रहा है तो आर के अंदर आपको क्या देखना चाहिए? 2 कॉमा 2 बिलोंग्स टू आर, तो वो रिफ्लेक्सिव होगा। जितने एलिमेंट ए के अंदर रहेंगे, जैसे 2 एलिमेंट है 1 और 2, तो 1 कॉमा 1 वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आर के अंदर होना चाहिए और 2 कॉमा 2 वाला ऑर्डर्ड पेयर भी आर के अंदर होना चाहिए, तभी वो रिफ्लेक्सिव होगा। जैसे ए के अंदर 2 एलिमेंट है 1 और 2, लेकिन आर के अंदर एक ऑर्डर्ड पेयर 1 कॉमा 1 आया लेकिन 2 कॉमा 2 नहीं आ रहा उसके अंदर, तो फिर वो रिफ्लेक्सिव नहीं होगा। और जब वो रिफ्लेक्सिव नहीं रहेगा तो यहाँ पे ऐसा इसको कट कर देंगे, ए कॉमा ए डज नॉट बिलोंग टू आर, ऐसा बोल देते हैं उसको, अगर नहीं बिलोंग करेगा तो। अभी आप ये कंडीशन याद रखिए। देखिए, इसको ऐसा भी लिख सकते हैं, और ये लिखा हुआ है ए कॉमा ए रिलेटेड टू आर, इसको ऐसा भी लिख देते हैं, ए रिलेटेड टू ए। कहीं कहीं पे ऐसे लिखने की जरूरत भी पड़ती है, इसको पढ़ेंगे ए रिलेटेड टू ए। ये ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर का मतलब भी यही है कि ए जो है वो ए से रिलेटेड है। इसको समझ लो आप दोनों चीज को, इस चीज का यूज करते हैं अपन, लेकिन कहीं पे इसका भी यूज कर सकते हैं, ए रिलेटेड टू ए। और जैसे कभी ए से रिलेट नहीं कर रहा है तो ये आर को लिख के ऐसा कट कर देते हैं, जैसे बिलोंग्स टू के साइन को कट करते हैं, ऐसा डज नॉट बिलोंग टू, ऐसा आर को भी कट कर देते हैं कभी अगर वो बिलोंग नहीं करेगा। मतलब ए रिलेटेड टू ए, 1 अगर आर से बिलोंग कर रहा है, ए 1 अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो 1 कॉमा आर, 1 कॉमा 1 आर से बिलोंग कर, मतलब 1 रिलेटेड टू 1 ऐसा भी लिख सकते हैं। किसको? 1 कॉमा 1 बिलोंग्स टू आर। आप ऐसा लिख दो 1 कॉमा 1 रिलेटेड टू आर, या 1 रिलेटेड टू आर ऐसा लिख दो, ये भी एक ही। तो रिफ्लेक्सिव की कंडीशन याद कर लो, इफ ए बिलोंग्स टू ए है देन ए कॉमा ए बिलोंग्स टू, इसका पहला एलिमेंट भी ए रहेगा और दूसरा भी ए रहेगा। जैसे अब भी अपना आइडेंटिटी रिलेशन में आया था 1 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2, 1 और 2 आपके ए से बिलोंग कर रहे थे, तो 1 कॉमा 1 और 2 कॉमा 2 ये रिफ्लेक्सिव रिलेशन होगा। तो रिफ्लेक्सिव कंडीशन, अगर ए से बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा ए बिलोंग्स टू आर। आप ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, इसका भी कहीं पे यूज होगा, इसलिए मैंने बता दिया, मेन आपको यही याद। अभी अपन क्वेश्चन में इसके एग्जाम्पल भी करेंगे, अभी यहाँ एग्जाम्पल नहीं बता रहा मैं, सिर्फ कंडीशन बता रहा हूँ। चलिए, दूसरा है, दूसरा रिलेशन सिमेट्रिक, सिमेट्रिक रिलेशन। देखिए, सिमेट्रिक रिलेशन क्या होता है
कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, इसको बिलोंग्स टू आर पढ़ सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर, या ए बी से रिलेटेड है ऐसा भी पढ़ सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी बोल सकते हैं, जैसा ये लिखा है ना यहाँ पे ए रिलेटेड टू, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, इसको ऐसा ए रिलेटेड टू बी ऐसा लिख सकते हैं, ए रिलेटेड टू बी लिखो या ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर लिखो, इसको रिलेटेड पढ़ो या बिलोंग्स टू पढ़ो, बात एक ही। मैं कभी रिलेटेड पढ़ देता हूँ बिलोंग्स टू के साइन को, कभी बिलोंग्स टू पढ़ देता हूँ। तो ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर लिखा हुआ है, या ए कॉमा ए रिलेटेड टू बी लिखा हुआ है, देन ये देन पढ़ेंगे इसको बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर या बिलोंग्स टू आर। आप इसको ऐसा भी लिख सकते हैं और करके ए रिलेटेड टू बी देन बी रिलेटेड टू ए। ये जरूरी नहीं है ऐसा, लेकिन बताया मैंने आपको कि ऐसा कर सकते हैं आप, मेन आपको यही याद। अगर ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है, मतलब एक ऑर्डर पेयर अपन देखेंगे आर से बिलोंग कर रहा है ए कॉमा बी, तो उसी को उल्टा कर लो, उल्टा कर लो मतलब ये एलिमेंट्स की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज कर दो, ए कॉमा बी को बी कॉमा ए कर लो, पोजीशन इंटरचेंज करने से ऑर्डर पेयर चेंज हो जाता है। ए कॉमा बी अगर आर के अंदर था तो बी कॉमा ए भी आर के अंदर होना चाहिए। जैसे एक ऑर्डर पेयर 1 कॉमा 2 आपका आर के अंदर है, तो फिर आपको 2 कॉमा 1 भी आपका आर के अंदर होना चाहिए। अगर 1 कॉमा 2 आर के अंदर है तो 2 कॉमा 1 भी होना चाहिए, तब वो सिमेट्रिक। जैसे 3 कॉमा 1 आर के अंदर है तो 1 कॉमा 3 भी होना चाहिए। उसको उल्टा करेंगे, उसके एलिमेंट्स की पोजीशन को आपस में इंटरचेंज करेंगे तो वो वाला ऑर्डर पेयर भी उसके अंदर होना चाहिए। तो याद करो इसको, इफ ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर है या बिलोंग्स टू आर है, देन बी कॉमा ए रिलेटेड टू आर होना चाहिए। 1 कॉमा 2 अगर आर से बिलोंग कर रहा था तो 2 कॉमा 1 भी आर से बिलोंग करेगा, तो वो रिलेशन सिमेट्रिक होगा। अब एक लास्ट वाला है ट्रांजिटिव रिलेशन, तीसरा टाइप है इसका ट्रांजिटिव रिलेशन। ट्रांजिटिव रिलेशन की कंडीशन देख लो, ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर या बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर। देखिए इसमें दो कंडीशन रहती है शुरू में, ए कॉमा बी आर से बिलोंग करना चाहिए और यहाँ पे बी पे खत्म हो रहा है तो दूसरा वाला बी से शुरू होना चाहिए। ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर, या ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर एंड बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर, ये दोनों आर से बिलोंग करना चाहिए। देन ये देन पढ़ेंगे इसको, ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर या रिलेटेड टू आर। ध्यान से लिखना इसको, ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर एंड बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर, देन ए कॉमा सी रिलेटेड टू आर। देखो ए कॉमा बी आर से बिलोंग कर रहा है और बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है, ये बी पे खत्म हो रहा है, ये बी से शुरू हो रहा है, तो ये जो बी दोनों के अंदर कॉमन है, इसका आखिरी वाला इसका पहले, इसको छोड़ दो दोनों और इसका पहला और इसका आखिरी ले लो, तो ए कॉमा सी जो है वो आर से बिलोंग करना चाहिए। दो कंडीशन पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर ये तीसरी कंडीशन यदि आपको मिलती है तो ये रिलेशन आपका ट्रांजिटिव होगा, अदरवाइज नहीं होगा। ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर एंड बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर, देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर, ए कॉमा सी ने आर से बिलोंग करना चाहिए। जैसे 1 कॉमा 2 आपका आर से बिलोंग कर रहा है एंड 2 कॉमा 3 भी आपका आर से बिलोंग कर रहा है, तो इसमें देखो 2 कॉमन है दोनों के अंदर ये वाला, तो 2 को छोड़ दो, इसका पहला और इसका आखिरी, तो क्या 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। अगर 1 कॉमा 3 बिलोंग्स टू आर करेगा तो ये रिलेशन जो है वो ट्रांजिटिव है। ये थोड़ा सा कठिन रिलेशन है, मतलब इसमें ये दो कंडीशन पहले सेटिस्फाई होना चाहिए, फिर ये तीसरी कंडीशन मिलेगी तो वो ट्रांजिटिव हो। ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर बोलो या बिलोंग्स टू आर बोलो, बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर बोलो या बिलोंग्स टू आर बोलो, देन ए रिलेटेड टू सी बोलो या ए कॉमा सी बिलोंग्स टू आर बोलो, एक ही बात है। इसको और करके ऐसा लिख सकते हैं आप, सबके और बताया तो इसका भी बता देता हूँ मैं आपको, ए रिलेटेड टू बी, ये पहले वाले को ए रिलेटेड टू बी लिख सकते हैं एंड दूसरे वाले को बी रिलेटेड टू सी लिख सकते हैं, देन ए रिलेटेड टू सी, ए रिलेटेड टू सी। देखो इसका मतलब और इसका मतलब एक ही, आप ऊपर वाला याद रखिए, कहीं पे आर डी शर्मा की किताब में जाएंगे तो वहां पे रिलेशन ऐसे दिए रहते हैं, इसलिए मैं ऐसा भी बता रहा हूँ ताकि कोई कंफ्यूजन ना, पेपर में कभी ऐसा लिखा आ गया तो आप कंफ्यूज हो रहे, पता चले आता है ऐसा भी लिखा। अभी जो क्वेश्चन पेपर आया उसमें ऐसे रिलेशन लिखते थे, ठीक, तो ये भी आपको याद है। ए कॉमा बी आर से रिलेटेड है, बी कॉमा सी भी आर से रिलेटेड है, तो ए कॉमा सी भी आर से रिलेटेड है। और जैसे कभी ये रिलेट नहीं करेगा तो जैसे ये बिलोंग टू को अपन कट करके डज नॉट बिलोंग टू करते, तो ऐसे ही आर लिख के आर को कट कर देंगे, ए इज नॉट रिलेटेड टू बी पढ़ेंगे उसको, ये बी अगर सी से रिलेट नहीं करा तो बी इज नॉट रिलेटेड टू सी पढ़ेंगे, अगर ए सी से रिलेट नहीं करा तो आर को ऐसा कट कर देंगे, आर लिखेंगे और उसको ऐसा काट देंगे, देखेंगे ना कटे वाला ऐसा कट करके दिख जाएगा, ऐसा काट देंगे, तो ए इज नॉट रिलेटेड टू सी, अभी रिलेट कर रहा है। तो ट्रांजिटिव की कंडीशन याद हुई आपको, ए कॉमा बी रिलेटेड टू आर
एंड बी कॉमा सी रिलेटेड टू आर देन ए कॉमा सी रिलेटेड टू आर, या उसको ऐसा पढ़ सकते हैं कि ए कॉमा बी बिलोंग्स टू आर एंड बी कॉमा सी बिलोंग्स टू आर देन ए कॉमा सी मस्ट बिलोंग टू आर। अगर ये तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाती है तो ये जो रिलेशन है ये ट्रांजिटिव होगा। और अगर कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, फिर सिमेट्रिक है और ट्रांजिटिव है तो उस रिलेशन को इक्विवेलेंस रिलेशन कहते हैं। आई होप यू अंडरस्टूड द टाइप्स ऑफ रिलेशन। हमने 4 टाइप के रिलेशन डिस्कस किए। फर्स्ट वाज एम्प्टी रिलेशन और वाइड रिलेशन। एक रिलेशन आर को एम्प्टी रिलेशन या वाइड रिलेशन कब बोलेंगे? जब सेट ए का कोई भी एलिमेंट सेट के किसी भी एलिमेंट से रिलेटेड नहीं होगा, मतलब आर इज इक्वल टू 5 आ जाएगा। एक रिलेशन बताया मैंने आपको सेकंड नंबर का, यूनिवर्सल रिलेशन। यूनिवर्सल मतलब पूरा का पूरा। एक रिलेशन आर सेट ए में डिफाइंड रहेगा, लेकिन कब रहेगा? जब ए का हर एक ए के ऑल द एलिमेंट्स रिलेटेड टू एवरी एलिमेंट ऑफ सेट। ए के सारे एलिमेंट ए के हर एक एलिमेंट से रिलेटेड होगा, मतलब आर जो है वो ए क्रॉस ए के इक्वल आ जाएगा, तो वो यूनिवर्सल रिलेशन हो जाएगा। एक रिलेशन मैंने आपको बताया आइडेंटिटी रिलेशन। आइडेंटिटी रिलेशन आर सेट ए में कब रहेगा? जब ए सेट का हर एक एलिमेंट अपने खुद से रिलेटेड हो, मतलब आर एक रिलेशन आएगा जिसमें ए कॉमा ए वाले एलिमेंट आएंगे, मतलब पहला एलिमेंट भी वही रहेगा, दूसरा एलिमेंट भी वही रहेगा, उसको आइडेंटिटी रिलेशन। और एक फोर्थ रिलेशन मैंने आपको बताया इक्विवेलेंस रिलेशन। इफ अ रिलेशन आर इज कॉल्ड इक्विवेलेंस रिलेशन इफ इट इज रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव। इसका सीक्वेंस कैसे याद रखेंगे? आरएसटी से याद रखेंगे। फिर मैंने आपको रिफ्लेक्सिव रिलेशन बताया कि अगर कोई एलिमेंट ए सेट से बिलोंग कर रहा है तो ए कॉमा ए आपका आर से रिलेटेड होना चाहिए या आर से बिलोंग करना चाहिए। फिर मैंने आपको सिमेट्रिक रिलेशन बताया कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर आर से बिलोंग कर रहा है या आर से रिलेटेड है तो इसी का उल्टा बी कॉमा ए भी आपका आर से बिलोंग या रिलेटेड होना चाहिए। फिर मैंने आपको ट्रांजिटिव रिलेशन बताया कि एक ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा बी अगर आर से रिलेटेड है या बिलोंग कर रहा है, दूसरा ऑर्डर्ड पेयर बी कॉमा सी आर से बिलोंग कर रहा है या उससे रिलेटेड है, तो एक तीसरा ऑर्डर्ड पेयर ए कॉमा सी आपका आर से बिलोंग करना चाहिए, तो वो ट्रांजिटिव होगा। और जो रिलेशन रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक और ट्रांजिटिव होता है वो इक्विवेलेंस होगा। जैसे कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव है, सिमेट्रिक है, लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है तो फिर वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव नहीं है, सिमेट्रिक है, ट्रांजिटिव है तो भी वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। कोई रिलेशन रिफ्लेक्सिव सिमेट्रिक है लेकिन ट्रांजिटिव नहीं है तो वो इक्विवेलेंस नहीं होगा। इक्विवेलेंस होने के लिए इट मस्ट बी सिमेट्रिक, रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक एंड ट्रांजिटिव, तीनों होना चाहिए। अब तीनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएगी तो ही वो इक्विवेलेंस रिलेशन। ये हो गई आपके इसके बेसिक कॉन्सेप्ट। ठीक है, ओके बाय।